कि जिसकी सुंदरता चाची के जुल्म सहते सहते कम होती जा रही थी। माँ बाप तो उसके बचपन में ही एक हादसे में मर गए। उनके चौड़े हुए मकान और एक दुकान पर चाचा और चाची ने कब्जा कर लिया और आयशा के सिर पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन ये हाथ ऐसा रखा कि आयशा के गले का तौक बन गया। बचपन से लेकर अब तक आयशा अपनी चाची के जुल्म सहती चली आ रही थी। चाचा भी गौंगे बहरे बने रहते हैं। उन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आयशा जिए या मरे। लोग देखते तो वाह करते कि यतीम बच्ची के सिर पर चचा और चच्ची ने हाथ रखा है, लेकिन अंदर की कहानी तो आयशा ही जानती थी। जवानी की दहलीज पार करने तक आयशा ने चाची का हर जुल्म देखा और अब तब उसकी बर्दाश्त भी जवाब देने लगी। जैसे ही रात का टाइम हुआ, आयशा अपने घर के सारे काम खत्म करके बिस्तर पर लेटी तो आयशा की आंखों में उस्मान का तस्वुर उभरा कि कल तो 7 तारीख है, उस्मान की सालगिरह, और उस्मान ने मुझसे वादा भी किया था कि मैं उसकी सालगिरह पर उससे मिलने जरूर आऊं। आयशा बेचैनी से करवटें बदलने लगी। उस्मान आयशा के मोहल्ले का एक लड़का था जिसकी मोहब्बत भरी नजर ने आयशा को घायल कर दिया था और आयशा ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। आयशा को दिल की शक्ल में अपना हमसफर मिल गया था। वो आते जाते कई रुक्के आयशा की तरफ उछालता और आयशा इन रुक्कों को सीने से लगा कर रखती। बात सिर्फ खत लिखने तक महदूद नहीं थी। आयशा ने उस्मान के साथ शादी के सपने भी सजा रखे थे, मगर उस्मान को ना जाने की सूझी कि अब वो लगातार हर खत में आयशा से मिलने की ख्वाहिश करने लगा। और इस बार तो उसकी जिद पकी थी कि अगर आयशा उसकी सालगिरह पर उससे मिलने पुराने स्कूल की छत पर नहीं गई तो वह अपनी जान दे देगा। उसकी जान देने के ख्याल से ही आयशा को अपनी जान निकलती महसूस होती थी। अगले दिन जब आयशा जागी तो चाची ने बाजार से लाने वाले सामान की एक लंबी लिस्ट उसके हाथ में थमा दी। मौका अच्छा था, आयशा उस्मान से मिल सकती थी। चादर ओढ़ कर वह जल्दी जल्दी पुराने स्कूल की तरफ चल दी। यही तो वो वक्त था जब उस्मान ने इससे मिलने का कहा था। स्कूल की इमारत भी बहुत अजीब थी। किसी जमाने में यह एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब एक अरसा हो गया है ये वैरान पड़ा है। आयशा ने सोचा, पता नहीं उस्मान ने मुलाकात के लिए क्यों मुझे यहाँ बुलवाया है। सीढ़ियाँ खुली हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती छत की तरफ बढ़ने लगी। एक अजीब सी घबराहट दिल में थी। इतना बड़ा स्कूल और चारों तरफ सन्नाटा। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। आयशा धूल मिट्टी से लिपटी सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंची, जहां कोने में एक ही कमरा बना हुआ था। खत में उस्मान ने यही लिखा था कि वो इसी कमरे में इंतजार करेगा। ये सोचकर आयशा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। एक अजीब सी घबराहट थी। छत बिल्कुल खाली थी, सिर्फ तेज चमकती धूप चारों तरफ बरस रही थी। आयशा ने गहरी सांस लेकर खुद को हौसला दिया। अब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो उस्मान से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। आयशा कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा ने देखा कि वो कमरा पुराना गंदा और कचरे से भरा हुआ है, जो कभी फाइलें रखने के काम आता था। आयशा ने आहिस्ता से दरवाजे पर दबाव डाला। चरचर की आवाज के साथ दरवाजा आहिस्ता से खुलता गया। अंदर कोई भी नहीं था। उस्मान तो क्या, उस्मान का नामो निशान भी नहीं था। आयशा ने घबराकर दाएं बाएं देखा। कमरे के अंदर खड़े उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां कोई भी नहीं था, मगर फिर भी एक अजीब सा एहसास था, जैसे कई आंखें उसे घूर रही हूं। अचानक जोरदार खड़का हुआ। आयशा उछलकर पलटी तो एक हल्की सी चीख उसके लबों से निकल गई। पीछे उस्मान खड़ा था। आयशा की हालत देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगा और तंज से कहने लगा, बस इतनी सी बहादुरी है? तुम तो बड़े दावे करती हो कि चाचा और चाची की परवाह किए बगैर मुझसे शादी कर लोगी। अब सिर्फ एक आवाज से ही डर गई। उस्मान एक आवारा लड़का था। न जाने क्यों आयशा न्याओ से अपना मसीहा समझ लिया था। आयशा ने जल्दी से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से यहाँ आई हूँ। अब तुम मुझसे मिल चुके हो तो मैं चलती हूँ। वहाँ एक अजीब सी घबराहट आयशा को घेरे हुई थी। उस्मान ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी कैसे जाने दो? अभी अभी तो आई हूँ। सालगिरह सिर्फ मुबारकबाद की नहीं होती, तोहफा भी होता है। क्या तुम मुझे तोहफा नहीं दोगी? ये कहते हुए उस्मान ने आगे बढ़कर आयशा का हाथ थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आयशा के होंठों से एक चीख निकल गई। हकीकत ये थी कि वो एक शरीफ लड़की थी और उस्मान की इस हरकत पर वह घबराहट महसूस करने लगी। आयशा ने घबराते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? आयशा ने उस्मान को एक जोरदार धक्का दिया। उस्मान की आंखों में गुस्सा उतर आया। तेरी ये जुर्रत मोहब्बत का दावा करती है और हाथ पकड़ने पर भी तुझे गुस्सा आता है। उस्मान अचानक गुस्से से आयशा की तरफ लपका और एकदम दोनों चौंक उठे। उस छोटे से कमरे के बाहर कोई नजर आ रहा था। वो एक निहायत लंबा सा आदमी था जिसके चेहरे पर संजीदगी फैली हुई थी। उसने निहायत गर्जदार आवाज में पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही दोनों ने मुड़कर देखा। वो पीछे हाथ बांधे खड़ा इन दोनों को घूर रहा था। उस्मान ने उससे चीखते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से फौरन निकल जाओ। तो उस शख्स ने कहा, इस स्कूल में सफाई का काम हो रहा है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ देर में सरकारी टीम यहाँ पहुँचने वाली है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उस आदमी की आवाज इतनी भारी थी कि उस्मान के साथ साथ आयशा का भी दिल बैठ गया। पुलिस का नाम सुनते ही उस्मान का सारा नशा उड़ गया।
उस्मान ने अचानक आयशा की तरफ देखा और जल्दी से बाहर निकल गया। आयशा हका बका वही खड़ी रही। उस्मान दुआओं से वही छोड़कर चला गया। तो फिर उस आदमी ने कहा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अब आपको भी अपने घर जाना चाहिए। आयशा ने उस आदमी की आवाज सुनी तो आयशा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने एक बार फिर आयशा से कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, लेकिन यहाँ दोबारा मत आना। लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते। पता नहीं तुम यहाँ कैसे आ गई। उसकी आवाज सुनते ही आयशा तेजी से बाहर निकलने लगी और जैसे ही आयशा उस आदमी के करीब से गुजरी, आयशा दंग रह गई। छत पर तो शदीद गर्मी थी, लेकिन उस आदमी के करीब से गुजरते हुए आयशा को ऐसी बर्फीली सर्दी महसूस हुई कि वो कांप उठी। उसने पलटकर हैरान नजरों से देखा तो वो आदमी उसे ही देख रहा था। आयशा तेजी से उस वीरान स्कूल से बाहर निकल आई। उसे उस्मान के रवैये का अफसोस था, लेकिन वो उसकी मोहब्बत में घुटनों तक डूब चुकी थी। आयशा को लगा शायद उसे उस्मान का हाथ नहीं झटकना चाहिए था। यह सोचते सोचते आयशा जब घर पहुंची तो हस्बे आदत चाची का मूड खराब था। कितनी देर लगा दी ना मुराद, तेरा चाचा बस आता ही होगा। तुझ जैसी नालायक औलाद को पालकर तो हमने अपना ही नुकसान किया। जा और अपने चाचा के लिए खाना बना, नहीं तो वो पड़ोसियों का नशाए बैठा है ना। उसे बीवी की जरूरत है। मैं करती हूँ तेरी उससे शादी, खाली घेर कर रखेगा तो तेरी आवारा गर्दियां खत्म हो जाएंगी। चाची से कुछ भी गैर मुतवक्का नहीं था, वो ऐसा कर भी सकती थी। शादी के ख्याल से ही आयशा की आंखों के सामने एक बार फिर उस्मान का चेहरा लहरा गया। चाची ने वाकई अपनी बात सच कर दिखाई। उसने अगले ही दिन अपने उस नाशिली रिश्तेदार को घर बुलवा लिया। वो पहले ही आयशा को भूखी नजरों से देखा करता था। चाची ने उसके सामने शर्त रखी, अगर तो आयशा से शादी करना चाहता है तो मुझे 1 लाख रुपए लाकर दे, फिर मैं उसका हाथ तेरे हाथ में दे दूंगी। वैसे भी यह किसी काम की नहीं है। आयशा अपने कमरे में बैठी थी कि बाहर से सरगोशियों की आवाजें आने लगी। यह सरगोशियां चाची और उस नशेली रिश्तेदार के दरमियान हो रही थी। आयशा का दिल डूबने लगा। आयशा को उस्मान से कोई तूफानी मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन उसे बस यही लगता था कि अगर उसकी शादी उस्मान से हो जाए तो वो इन सब परेशानियों से निकल जाएगी। आयशा बेचैनी से उस्मान के नाम एक खत लिखने लगी। खत लिखते ही आयशा बाहर निकल आई और अपनी चाची से कहने लगी, आपके कपड़े दर्जन ने सी लिए होंगे, क्या मैं वो ले आऊं? तो चाची ने बेजारी से सिर हिलाया, हाँ ले आ, लेकिन जल्दी से वापस आ जाना। आयशा तेजी से घर से बाहर निकली। आयशा को उस्मान के घर का तो पता नहीं था, लेकिन उसे ये मालूम था कि गली के कोने वाली दुकान पर उस्मान अक्सर बैठा करता था। यकीन वह इस वक्त भी वही होगा। आयशा तेज तेज कदमों से उस दुकान की तरफ जा रही थी कि गली का मोड़ मुड़ते ही आयशा बुरी तरह किसी से टकराई। लेकिन जैसे ही आयशा ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिससे आयशा उस स्कूल में मिली थी। अचानक आयशा को एक अजीब सा एहसास हुआ। आयशा को सर्दी सी महसूस होने लगी। उसने घबराकर दाएं बाएं देखा। चारों तरफ धूप फैली हुई थी, मगर ऐसे में उसे ठंड कैसे लग रही थी। सामने खड़ा शख्स खामोशी से आयशा को देखे जा रहा था। उसने आयशा से कहा, क्या तुम उस्मान को ढूंढ रही हो? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? जैसे ही उसने आयशा से कहा तो आयशा के तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन आयशा ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम उस्मान को जानते हो? उस दिन भी तुम अचानक स्कूल में आए थे, जबकि उस्मान ने तो मुझे कहा हुआ था कि स्कूल में तो कोई भी नहीं होता। जैसे ही आयशा ने पूछा तो वो शख्स अजीब सी नजरों से देखने लगा। फिर बोला, हाँ मैं उस्मान को अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुमने उसे कुछ देना है? अगर ऐसा है तो वो मुझे दे दो, मैं उसे पहुँचा दूंगा। आयशा ने दाएं बाएं देखा और हाथ में पकड़ा हुआ खत उसके हाथ में थमा दिया। खत लेते ही वो शख्स मुड़कर तेज तेज कदम उठाता एक तरफ चलने लगा। आयशा ने एक गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि खत उस्मान तक पहुँच गया तो वह जरूर मुझे शादी से बचा लेगा और जल्द ही अपने वालिदैन को रिश्ता लेने के लिए भेज देगा। आयशा दर्जन से कपड़े उठाए बगैर ही घर वापस आ गई, जिस पर उसे चाची से बेतहाशा गालियां पड़े। आयशा रात होते ही सोने के लिए लेटी तो वह उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वो जगह जहां उस शख्स को खत देते वक्त उसका हाथ छू गया था, वहां अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। आयशा ने अपना हाथ मसलते हुए करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक आयशा के पेट में मरोड़ उठने लगी और जैसे ही वो फारग होकर अपने कमरे में जाने लगी तो आयशा के कानों में धीमी धीमी सी सरगोशियां गूंजने लगी, जैसे कोई करीब आकर उसका नाम पुकार रहा हूँ। आयशा ने पलट कर देखा। अंधेरी गैलरी में कोई लंबे से साये की तरह खड़ा था। आयशा डरकर अपने कमरे में आ गई, मगर आयशा बहुत उलझन में थी। पूरी रात आयशा को डर के मारे नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही वो अपने घर के कामों में मसरूफ हो गई, मगर रात के वाक़े ने उसके ज़हन को जकड़ रखा था। जब भी आयशा रात के वाक़े को याद करती तो वह उसका दिल डर जाता और जोर जोर से धड़कने लगता। आयशा अपने घर के काम कर ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने दरवाजा को खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। दरवाजे पर उसका अनछड़ी तलबगार अपने हाथों में मिठाई के टुकड़े लेकर खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए लाया हूँ। मगर उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी गहराई और छुपा हुआ मतलब था। आयशा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचने लगी कि उस्मान का अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। क्या उसने मेरा खत पढ़ा भी है? वो ख्याल मुकम्मल करने से पहले ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयशा ने जल्दी से आंसू साफ किए
और किचन में आग आई। आयशा सोच में गुम खाना पकाती रही। बाहर से चाची की आवाजें मुसलसल आ रही थी। जल्दी कर आयशा, तेरा होने वाला अश्वर आया है। आयशा जानती थी कि चाची की खुशी की असल वजह थी कि वो उनके लिए कोई कीमती चीज लाया है। चाची की भी बरसों पुरानी यही ख्वाहिश थी कि आयशा को जल्द से जल्द रुखसत करके उसके घर और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लो। आयशा दिल ही दिल में उनकी चालें बहापती हुई खामोशी से किचन में लगी रही, लेकिन उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो उस्मान सैग हतमी बात जरूर करेगी। जैसे तैसे करके आयशा ने रात बिताई। अगले दिन जब वो जागी हुआ तो उसने देखा कि बाहर आंगन में एक पत्थर पड़ा है और पत्थर इर्द गिर्द से कागज में लिपटा हुआ है। ये उस्मान के खत फेंकने का खास तरीका था। आयशा ने वह खत उठाया और खोलकर पढ़ने लगी। टेढ़ी मेढ़ी सी लिखाई में लिखा था, मुझे तुम्हारा खत मिल गया है। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। आज स्कूल के उसी कमरे में मुझसे मिलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मसले का हल बताऊंगा। आयशा खुशी से उछल पड़ी। अब उसे चाची के जुल्म ज्यादा देर बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। आयशा जल्दी जल्दी से घर के काम निपटाने लगी। उसे पता था कि आज दोपहर के वक्त चाची ने कहीं बाहर जाना था। आयशा के पास अच्छा मौका था। जैसे ही चाची घर से निकले, आयशा भी फौरन घर से बाहर निकल आए। तेज तेज कदमों से चलती हुई वो उसी स्कूल में पहुंची। स्कूल उस दिन की तरह वीरान और सुनसान था, लेकिन आज उसका उस्मान से मिलना बेहद जरूरी था। आयशा तेज तेज कदम उठाती हुई सीढ़ियां चढ़ते हुए उसी कमरे तक पहुंच गई। हैरत की बात यह थी कि आज कमरे का दरवाजा खुद ही खुला हुआ था, लेकिन कमरा तो खाली था। आयशा ने पूरी छत पर नजर दौड़ाई, कहीं भी उस्मान मौजूद नहीं था। आयशा ने सोचा कि शायद आज भी वो देर से आएगा। आयशा ने बेचैनी से छत से नीचे झांका। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वो पलटकर कमरे के खुले दरवाजे से अंदर चली आई। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई और आयशा के जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। घूमते घूमते जब वो पलटी तो अचानक उसके होंठों से एक हल्की सी चीख निकल गई। सामने वही शख्स खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा असर था। वो आयशा पर अपनी नजरें जमाए खड़ा था। आयशा ने बेचैनी से कहा, उस्मान कहाँ है? क्या आपने उसे मेरा खत नहीं दिया? उसने मुझे यहाँ बुलवाया था। तो उस शख्स ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, उस्मान बस आने ही वाला है, कुछ देर उसका इंतजार करो। आयशा को उसकी मौजूदगी अजीब सी लगी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। कमरे की हवा अजीब सी थी, चारों तरफ जैसे तेज हवा चल रही हो। फिर आयशा चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी और बेचैनी से उस्मान का इंतजार करने लगी। आयशा की आदत थी कि फारग वक्त में अक्सर कोई ना कोई जिक्र करती थी। आयशा अभी भी बेचैनी से टहलती हुई जिक्र कर रही थी, लेकिन जैसे ही आयशा की नजर उस शख्स पर पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। उसने भारी आवाज में कहा, ये किया पढ़ रही हो, इसे बंद करो। तो आयशा चौंक गई। आयशा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ? मैंने तुबा ऊंची आवाज में नहीं पढ़ा। आयशा के होंठों से सरसराती सी आवाज निकली, जबकि वो शख्स ऐसे ही आयशा को घूर रहा था। आयशा के पांव लर्जने लगे। उसे यकीन हो गया था कि यह शख्स और ये स्कूल वाकई खतरनाक है। आयशा अचानक पलटकर उल्टे कदम चल पड़ी। उस्मान और उसके ख्यालात उसके दिमाग से निकल गए। सामने खड़े शख्स के खराब तासुरात आयशा को बता रहे थे कि अब उसे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। वो उल्टे कदम चलते हुए उस कमरे से बाहर निकली और जल्दी से सीढ़ियां उतरते हुए बाहर की तरफ निकल आए। और जैसे ही आयशा बाहर आई तो उसकी नजर खाला शरीफा पर पड़ी, जो महल्ले में रहती थी। वो स्कूल के सामने से गुजर रही थी। उन्होंने आयशा को स्कूल से बाहर निकलते देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने आयशा से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस स्कूल में तो अब कोई भी नहीं आता। तुम्हें यहाँ क्या काम पड़ गया? तुम्हें नहीं पता कि इस स्कूल के बारे में क्या क्या कहानियां मशहूर हैं? यहाँ तो लोग किसी के साथ भी नहीं आते और तुम तो अकेली ही यहाँ टहल रही हो। जैसे ही खाला शरीफा ने कहा तो आयशा की आंखें हैरत से फैल गईं। आयशा ने धीरे से कहा, क्या मतलब खाला, इस स्कूल के बारे में कौन सी कहानियां मशहूर हैं? तो खाला शरीफा ने कहा, अरे तुम्हें तो पता ही नहीं। लोग कहते हैं कि इस स्कूल में पुराने वक्त की अरवाह बसी हुई हैं। किसी जमाने में इस स्कूल में हिंदुओं का एक खानदान रहता था जो यहाँ सफाई का काम करता था। स्कूल का मास्टर भी हिंदू था। ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन फिर बंटवारे के वक्त दंगों में इस स्कूल पर भी कई हमले हुए। हिंदुओं का वह खानदान भी मारा गया जो यहाँ बसा था। उसके बाद से लेकर अब तक लोगों को उस मास्टर की रूह यहाँ भटकती हुई नजर आती है। खाला शरीफा की बात सुनकर आयशा दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं यह उसी मास्टर की रूह तो नहीं जिससे मैंने बात की थी। यह सोचकर आयशा का तू रंग ही उड़ गया। वो डर के मारे कांपने लगी। आयशा ने जल्दी से खाला शरीफा का हाथ पकड़ा और बात बनाते हुए कहा, चलिए खाला। आयशा खाला के साथ चलने लगी और आयशा जब घर पहुंची तो चाची के आने से पहले पहले आयशा ने घर के बाकी काम निपटा लिए। लेकिन जैसे ही शाम हुई आयशा को शदीद बुखार भी हो गया। रात का वक्त था और बिजली भी चली गई थी। मजबूरन सबको घर के आंगन में ही चारपाइयां डालकर सोना पड़ा। आयशा भी बाहर ही आकर लेट गई। अचानक जोर जोर से शादी के बैंड की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात गली से गुजर रही हो।
आयशा बेचैन होने लगी। तब चाची जोशो खरूश से उठ खड़ी हो गई। चल आजा आयशा, देखते हैं किसकी बारात जा रही है। शोर शराबा तो बहुत है। चाची ने जबरन आयशा को भी साथ लेकर दरवाजा खोल दिया। जब बारात दरवाजे के सामने से गुजरी तो दूल्हा के चेहरे पर नजर पड़ते ही आयशा के कदमों तले जैसे जमीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि उस्मान ही था। अचानक चाची कहने लगी, अरे ये तो उस्मान है, वो मैकेनिक का बेटा। काफी दिनों से इसके रिश्ते की बात चल रही है। मैंने भी इसे कहा था कि अगर चाहे तो मेरी भतीजी से शादी कर ले। मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद था, लेकिन वो कभी माना ही नहीं। उसने कहा था कि उसे आयशा में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो कहीं और शादी करना चाहता है। ये सुनकर आयशा की हालत और भी खराब होने लगी। आयशा सोचने लगी, अगर उस्मान मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता था तो फिर वो खत उसने क्यों लिखा था जिसमें उसने मुझे मिलने के लिए बुलवाया था। फिर आयशा को फौरन वो स्कूल वाला शख्स याद आया कि जिसके हाथ में आयशा ने उस्मान के लिए पैगाम भेजा था। आयशा सोचने लगी, कहीं उसने तो मुझे खत का जवाब नहीं लिख दिया, क्योंकि वहां तो उस्मान भी नहीं आया था, बस वही शख्स ही था। फिर आयशा सोचने लगी कि आखिर वो मुझे वहां क्यों बुलवाना चाहता था, आखिर वो मुझसे क्या चाहता था। उस्मान की शादी ने आयशा के दिल में जैसे अंगारे भर दिए, लेकिन इससे भी ज्यादा आयशा को उस शख्स का ख्याल आ रहा था। आखिर वह उससे क्या चाहता था। आयशा खामोशी से आकर अपनी चारपाई पर लट गई। चाची भी कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। सिर्फ आयशा ही थी जो चांद को देख रही थी। आधी रात के वक्त अचानक आयशा पर मदहोशी सी छा गई। वो जैसे किसी के ख्याल में उठ खड़ी हुई और बगैर जूते पहने घर से बाहर निकल गई। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। आयशा नंगे पांव चलती हुई उस स्कूल तक पहुंच गए। ना जाने वो किस हालत में थी कि सीढ़ियां चढ़कर जब वो छत पर पहुंची तब उसे होश आया, और होश में आते ही उसने देखा कि वो उसी कमरे के सामने खड़ी है, मगर वो अकेली नहीं थी। सामने वही शख्स खड़ा था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। आयशा ने रूहानी सी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? और तुम उस्मान को कैसे जानते हो? पहली बार वो शख्स मुस्कुरायावर धीरे से कहने लगा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक हिंदू जिनजादा हूँ, सालों से यहाँ रह रहा हूँ। लोग मुझे इस स्कूल के हेड मास्टर की रूह समझते हैं। जिस दिन उस्मान तुम्हें यहाँ लेकर आया था, एक नजर में ही पहचान लिया कि वो तुमसे फायदा उठाना चाहता था। अगर मैं उस दिन वहाँ ना आता तो शायद वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। तुम्हारा दिल साफ है, पहली नजर में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। जो जज्बात तुम उस्मान के लिए रखती थी वही जज्बात मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन तुम जौवा अज़कार पढ़ती थी, वो मुझे तुम्हारे पास आने से रोकते थे। फिर तुम चली गई और उसके बाद जैसे मेरे अंदर अंगारे से निकल आए, मुझे किसी लम्हे चैन नहीं आया। फिर तुम उस दिन खत लेकर उस्मान की तलाश में घर से निकली। मुझे पता था कि उस खत में क्या लिखा था। मैंने जानबूझकर उस्मान की जगह खुद खत लिखकर तुम्हारे घर के आंगन में फेंक दिया ताकि तुम मुझसे मिल सको। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था, लेकिन जब तुमने वो अज़कार पढ़ने शुरू किए तो मैं जलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू जिन के साथ कभी भी नहीं रह सकती। तुम हमारी दुनिया में नहीं जा सकती। उस दिन मैंने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें यहाँ से जाने दिया। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आज के बाद शायद मैं तुम्हें कभी दिखाई भी ना दूं। आज आखिरी बार तुम मुझे देख रही हो। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये कि करवा अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। आयशा गुमसुम निगाहों से वहां खड़ी उसे देखती रही। वो अभी भी नींद की हालत में थी। उसी हालत में चलते चलते वो वापस अपने घर आ गई, और जब उसकी बेहोशी टूटी तो वह अपने घर की चारपाई पर लेटी हुई थी। सूरज निकल चुका था और दिन की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। गहरी सांस लेते हुए आयशा उठ खड़ी हुई। ऐसा लगा जैसे जो कुछ उसने रात को देखा था वो सिर्फ एक ख्वाब था, मगर पैरों के नीचे जमी धूल उसे बता रही थी कि जो कुछ भी हुआ था वह ख्वाब नहीं था। चाची की भी अपने नशेड़ी रिश्तेदार से लड़ाई हो गई और उसने आयशा के रिश्ते से भी इनकार कर दिया। आयशा की किस्मत अच्छी थी या फिरौन अज़कार का असर था कि जल्द ही एक नेक लड़के के